अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में आज हम पिछले 35 साल से सरगर्म सियासत का हिस्सा बने, सरगर्म सियासत का हिस्सा रहे सीनियर टीआरएस पार्टी लीडर और साबिक सिटविन चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी से अपने नाजरीन को रूबरू कराएंगे। हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी और बहैसियत सिटविन चेयरमैन वो अपने कामों पर इस बातचीत में रोशनी डालेंगे। पुराने शहर की सियासत से आपकी शुरुआत हुई है, इस दौरान आपको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ? पहले तो मैं सुबह क़ब्ल सियासत टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिश और काविशों से नाजरीन और पूरे हिंदुस्तान बल्कि आलम दुनिया के अंदर अपने शहर की ख़बरें और पूरे इलाके की ख़बरों के साथ साथ तेलंगाना की हालत हज़रा पे जो बेचैनी आवाम में रहती है उसको दूर करती है। मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़मीर भाई, ये पिछले 35 साल की जो मेरी ज़िंदगी है उसके अंदर ये 19 साल 2001 से तेलंगाना का जो मूवमेंट चालू हुआ, डे 1 से मैं आले जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत जब वो स्पीकर की हैसियत से थे, उनके रिज़ाइन के दिन से ही मैं उनके साथ लगा हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना राष्ट्र समिति के अंदर एक अहम जिम्मेदारियों पे रहा हूँ और उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर आज भी हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं बाइज़्ज़त परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ जब जिस मरतबा मुसलमानों में सुबह क़ब्ल ओहदा हासिल करने वालों की शख्सियतों में मेरा नाम रहा तेलंगाना राष्ट्र समिति में। इसकी वजह है कि जब वो बाइज़्ज़त लेबर मिनिस्टर दिल्ली में आले जनाब के चंद्रशेखर राव साहब थे और मुझे मिनिमम वेजेस बोर्ड का डायरेक्टर बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर सिटविन का और लगातार 3 मरतबा, ये उस वक्त की बात है जब टीआरएस और कांग्रेस में इत्तेहाद था, मुत्तहिदा रियासत यूपीए का दौर था। उसी वक्त में आले जनाब के चंद्रशेखर साहब ज़्यादा नहीं, हम एक 16 महीने के लिए वहाँ पर सरकार में रहे और उसी के साथ आवाम में जो अवेयरनेस लाना था, जो काम करना था, दिल्ली की पार्लियामेंट की हर रुकून से मिलना था, उसके लिए एक कामयाब कोशिश केसीआर साहब की रही, इसके लिए हम तेलंगाना हासिल कर सके। आप टीआरएस पार्टी में शामिल होने के बाद आपको पुराने शहर से नुमाइंदगी का मौका दिया गया और उस असम्बली हल्के चार मीनार से आपको उम्मीदवार बनाया गया, मगर उसके खातिर खा नताइज नहीं आए। उसकी वजह सबसे में पहले तो मेरा मकसद 2001 में जिस वक्त हैदराबाद में खुसूसन पुराने शहर में तेलंगाना का गुलाबी झंडा पकड़ने के लिए कोई नहीं था, उस वक्त मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरी कौम के वास्ते कि मैं बहैसियत एक मुस्लिम नुमाइंदा चार मीनार के दामन में पहला झंडा गुलाबी मैं लहराया और वहाँ से हमारा आंदोलन चालू हुआ। और जिस तरह आली जनाब के चंद्रशेखर साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, उसी के निस्बत पे हम पुराने शहर में जिस पहली मरतबा 2001 में जब झंडा पकड़े उस तरफ तमाम हवाएं मुखालिफत हमारे पीछे पड़ी थी। काफ़ी लड़ाई झगड़ों के बावजूद मैं सब में पहला असम्बली इलेक्शन याकूतपुरे से लड़ा और उसके बाद दोबारा चांद मीनार से लड़ा और इस मरतबा बहादुरपुरे से लड़ा। ये एक हमारी प्लानिंग के तहत पे तेलंगाना की तरक्की और उसकी वजह, उसकी अहमियत को बताना था। और पुराने शहर में खातर खा तेलंगाना राष्ट्र समिति को काउंसिल इलेक्शन के अंदर जो नताइज आए उसको देखकर आप हैरान होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे में हर जगह पे 800, 1000, 1200, 1500, 2-3 हज़ार और बाद जगह तो सिर्फ हम 5 वोट से हारे हैं, जिसमें दारुसलाम इलाका जिसमें आता है 5 वोट से तेलंगाना राष्ट्र समिति हारी है। ऐसी मौक़िफ़ में एक आवाम का एतमाद तेलंगाना राष्ट्र समिति पे है, इसी खातर खा नहीं एक अच्छे नताइज आए पुराने शहर से, जिसकी वजह के उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब जिस मरतबा तेलंगाना राष्ट्र समिति का साथ देने का वायदा किया, कंप्लीट करे, उसके साथ वो मिलकर डेवलपमेंट मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने का वायदा हुआ, उसको केसीआर साहब एक्सेप्ट करके आगे ले चले। आखिर क्या वजह है कि इस मरतबा आपको चार मीनार के बजाय बहादुरपुरे से टिकट दिया गया?
मैं समझता हूँ चार मीनार पे अच्छा मौक़िफ़ था, और क्योंकि एक मौक़िफ़ अलाइंस में सिस्टम में केसीआर साहब ये बोलते हैं कि हम कहीं भी तेलंगाना के किसी भी इलाके में ठहरो, हमारा मकसद सिर्फ तेलंगाना की आवाज़ उठाना है, तेलंगाना राष्ट्र समिति को मजबूत करना है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति को मजबूत, ये ज़बीर भाई मैं कहता हूँ कि कुर्सी, इक़्तिदार और एमएलए बन जाना या एमपी बन जाना इस चीज़ मायने नहीं रखती, बल्कि आवाम के अंदर एक लीडर ज़िंदा रहना और आवाम की खिदमत करना, वो मकसद होना चाहिए। मुझे कभी हार का अफसोस नहीं रहा, ना जीत की खुशी रही। मैं बोलता हूँ आवाम जिस मर्तबा चाहे इक़्तिदार में लाती है, जिस मर्तबा चाहे वो तख्त या तख्ता दे सकती है। मैं चाहूँगा कि आवाम की खिदमत करना ही अगर कोई लीडर का फ़र्ज़ बन जाता है तो उन्हें कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है आज नहीं कल, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार, मैं समझता हूँ जिस तरह आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से, पुराने शहर से बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको कुछ नसीब नहीं हुआ। मेरी इस उम्र के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली से लेकर स्टेट के तमाम पोस्टों के ऊपर काम कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी काम करूँगा। ये आप सियासी सरगर्मियों के अलावा आपकी समाजी सरगर्मियाँ भी बहुत हैं, तो उनके मुतालिक आप उसके ऊपर रोशनी डालिए। साहब, मैं ज़्यादातर जो पिछले 15 साल मेरे सियासी तेलंगाना राष्ट्र समिति की शुरुआत से पहले जो चले थे, उसके अंदर मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनों से, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशनों से और यूनियनों से जुड़ा रहा। मैं एपी हम्बाल एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का सदर रहा, और नेशनल हॉकर फेडरेशन का खुसूसन पुराने शहर में भाग्यनगर हॉकर्स यूनियन का एक सदर की हैसियत से शुरू हुआ। बाद में नेशनल हॉकर फेडरेशन की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान का सदर हूँ मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 करोड़ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जद्दोजहद, कोशिश की वजह से जिस दिन तेलंगाना बना उस दिन पार्लियामेंट में हमारा भी बिल पास हुआ स्ट्रीट वेंडर्स का, और इनको फुटपाथ से ना हटा जाए, पुलिस की तरफ से सताया ना जाए, और इनकी मदद की जाए, इन्हें लोन दिया जाए, इन्हें जगह दिया जाए, इनको आईडी कार्ड दिया जाए, इनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पार्लियामेंट की तरफ से सादर हुए हमारे लिए। तो हमाल हॉकर, पार्क एंड प्ले ग्राउंड एम्प्लॉइज़, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम, जिसका मैं फाउंडर मेंबर की हैसियत से सियासत के साथ लगकर यहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशनों में काम करें। हमारा मकसद हयात ये रहा कि आवाम के लिए काम करने का लिए कोई भी वक्त सियासी ही होना बल्कि नहीं है, सियासी हो या समाजी हो या यूनियन की वैल्यू से आवाम को फ़ायदा पहुँचाना मेरा मकसद रहता है। इसीलिए मैं आवाम में ज़िंदा रहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इक़्तिदार अहमियत से ज़्यादा आवाम में की खिदमत अहमियत रखना चाहिए इंसान को। उसी से वाबस्तगी में ये तमाम ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 स्टेट्स के अंदर जब भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम फुटपाथ पे कारोबार करने वाले तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, और लगातार पुलिस से लड़ाई होती रहती है, लगातार कानूनी लड़ाई हमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 22 केसेस है हमारे। आप तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर कम से कम हमारे 27 केसेस है जो आवाम की लड़ रहे हैं। हॉकर्स फेडरेशन के तेलंगाना के 31 अजलाओं में किस किस्म की सरगर्मियाँ भी जारी हैं? हमारा मेन मकसद ये है कि अभी हाल ही में जो म्यूनसिपल का एक महकमा है मितमा, जिसके ज़रिए से आवाम में जो भी फुटपाथ पे कारोबार करने वाला है उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड देना है। उसके बाद उसकी एक सिस्टम कंप्लीट करने के बाद फुटपाथ पे कारोबार करने वाले को यूनियन से वाबस्ता लोगों के साथ साथ पूरी मुकम्मल जानकारी मुहैया करना है, और उनके हेल्थ से लेकर उनके हाउसिंग स्कीम में उनको शामिल करना है, और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है सरकार को। उसके ऊपर एक बड़ा काम चल रहा है। अजलाओं के पूरे अजलाओं में करीमनगर, आदिलाबाद से लेकर वरंगल, महबूब नगर, मेदक, ज़हीराबाद, सारे इलाक़ों के अंदर हमारा बेहतरीन पूरे हर अजलाओं के अंदर हमारा काम चल रहा है, और ये काम के ज़रिए से आवाम में एक बड़ी मजबूती आ रही है, और आवाम में एक एतमाद पैदा हो रहा है कि फुटपाथ पे कारोबार करने वाला भी उसका बेदिका बेवारसा नहीं है, उन्हें मेहनत करता है। और एक बात आवाम को बताना ज़रूरी समझता हूँ, हिंदुस्तान में 8,000 करोड़ का पर डे का कारोबार करने वाली
ये फुटपाथ का कारोबार 8,000 करोड़ का पर डे का है। और हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, हिंदुस्तान की जो सरकार चल रही है, उसका 32% जीडीपी इनसे कलेक्ट होता है, ये स्ट्रीट वेंडर से। जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज मुकम्मल हिंदुस्तान के मिला के, जिनको आवाम ज़मीन, पैसा, छूट, टैक्स हर चीज़ माफ़ कर रही है, वो जो जीडीपी लगाते हैं 10% जीडीपी उनकी नहीं लगती है। और हम जो हाकर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, और ये लोग फुटपाथ पर रहने वाले नहीं है, बल्कि ये लोग रेट कंट्रोलर है। ऐसे रेट कंट्रोलर है, अगर ये फुटपाथ से जिस दिन हट गया तो यकीन जानीजिए ये मॉल्स, जो रिलायंस फ्रेश, मॉल फ्रेश, मोर फ्रेश, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये फ्रेश जो है 25 दिन डिफ्रेजर में माल रख के तरकारी और फ्रूट को और तमाम चीज़ों को, ये गोश्त को, इसका नाम रखते हैं फ्रेश, बोर्ड पे लिखते हैं फ्रेश, अंदर 25 दिन की तरकारी आपको देते हैं। जबकि फुटपाथ पे कारोबार करने वाला एक बंडी वाला खेत से मंडी, मंडी से बंडी पे आता है, तो ये बंडी पे आके जो शाम तक बिक जाता है, नहीं बिका तो कम कीमत में देकर चले जाएगा वो, क्योंकि उसके पास डिफ्रीज़र नहीं है, घर में रखने को जगह नहीं है। इसीलिए आपको फ्रेश और सस्ता सिर्फ बंडी पे मिलता है। और रेट कंट्रोलर, जिस दिन ये 10 रुपये में सेब बेचने वाला रोड से हट जाएगा तो 50 रुपये में माल वाला बेचेगा, क्योंकि उसके एसी का खर्चा, किराए का खर्चा, मजदूरी, फिर उसका प्रॉफिट, फिर वहाँ पर काम करने वाले की तनख्वाह, सारे आवाम से लेगा। और आवाम से लेगा तो लामाला महंगा मिलेगा। तो आवाम को 80%। और अंदाज़ा लगाइए कि फुटपाथ पे आप एक डोसा खाते हैं तो 25 रुपये 20 रुपये में मिलता है। अगर यही डोसा 5 स्टार होटल में खाते हैं तो 350 रुपये में डोसा मिलता है। और उठते उठते आप 10 से 15 रुपये 20 रुपये टिप को रख के उठना पड़ता है। 20 रुपये 30 रुपये टिप के पैसों में फुटपाथ पे एक आदमी का पेट भरता है। इतने हिंदुस्तान की 80% आवाम को जीना है तो यही फुटपाथ पे मुहिम पर रहना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिस पर तवज्जो कम दी जा रही है। और माशाल्लाह ख़ास बात यह है कि आज शहर हैदराबाद में इंटरेस्ट का कारोबार के ऊपर लेकर काफ़ी मुसलमान, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट के पैसे पे सुबह में लेकर 15 से 20% इंटरेस्ट के ऊपर लेकर ये कारोबार कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। उनकी मदद करने का वक्त है, क्योंकि हम मांगने वाले को तो हाथ जिस वक्त फैलाता है उसे 5-5, 10-10 रुपये देते हैं तो शाम तक 1000 रुपये जमा कर लेता है। जो मेहनत करके फुटपाथ पे बंडी लेकर ठहरा है उसकी मदद करना नहीं जानते हम लोग। हमको चाहिए उनकी मदद करें ताकि कौम की माशियत सुधर सके, उनके साथ उनकी मोहब्बत खुलूस बढ़ सके और अल्लाह आपको उसका अजर अजीम दे। तो नाजरीन, बाकी की बातचीत का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। ब्रेक के बाद दोबारा आमने सामने में आपका इस्तकबाल है। तो बाखरी साहब, ये जो हॉकर्स फेडरेशन का मामला है, मेट्रो के आने की वजह से हॉकर्स की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? ज़मीर भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। ये बात ये है कि मेट्रो को जिस तरह सरकार हमारी सपोर्ट कर रही है आवाम की ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाने के लिए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार कह रहे थे कि इनको जब तक कि रिहेबिलिट ना किया जाए, इनको जगह दूसरी ना बताया जाए, किसी स्ट्रीट वेंडर को हाथ ना लगाया जाए, इन्हें ना हटाया जाए, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर कम से कम मैं समझता हूँ मेट्रो के इज़्ज़त के अंदर 5,000
से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक जद में आ चुके हैं और वो बेरोज़गार हो चुके हैं और वो कोई दूसरी जगह पे जाके जिनके कारोबार सही नहीं चल रहे, मेन रोडों पे जहाँ से हो सका स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया और काफ़ी जगहों पे हमने स्टे ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ऐसे लेके आकर बिठाए हैं हम। हाल ही में पेडेस्ट्रियन जोन के नाम के ऊपर चांदमीनार से भी हटाया गया था, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर फिर दोबारा उन्हें वहाँ बिठाया गया। बार ये है कि गरीब को हटाने के लिए या म्यूनसिपल हो या पुलिस हो बड़ी आसानी से ट्रैफिक के नाम के ऊपर पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है और आवाम भी समझती है कि ये फुटपाथ पे कारोबार करने वाले की तरफ से ट्रैफिक जाम हो रही है। नाजरीन, आपको ख़ास तौर पे ज़बी भाई आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ और नाजरीन को भी जानना ज़रूरी है कि इस हैदराबाद में लगातार 10,000 गाड़ी रोज़ आना रजिस्ट्रेशन होती है, जबकि 10,000 गाड़ियों को रोकने के लिए एक गाड़ी कम से कम 3 बंडी की जगह जिस दिन आई गाड़ी शोरूम से निकल के, कंपनी से निकल के रोड पे आई तो 3 बंडी की जगह वो कब्जा कर ली, चाहे वो घर पे करो या रोड पे करो, रोड पे चलने के वक्त करो। तो ऐसे रोज़ाना 10,000 गाड़ी आप जमा करके उतनी जगह शहर के अंदर मैसर नहीं है जितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन पैसों के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है, बड़े लोगों को आराम देने के लिए टाटा है, आप देखे होंगे बड़े बड़े गाड़ियाँ हमारे पास टोयोटा आ रही है, BMW आ रही है, बड़े बड़े गाड़ियों को शहर की तरफ लाने के लिए, उनको बड़े बड़े लोगों को जगह देने के लिए शहर की रोडों को उनके हवाले किया जा रहा है। अगर सही देखा गया, टैक्सीज, ऑटो शहर में बंद कर दिए गए। गरीब की रोटी रोजी जिस पे मैसर है, एक ऑटो जब ऑटो में 3 आदमी को बिठाकर उन्हें दूसरी तरफ जाता है तो उसको कहे कि 1,40,000 ऑटों पे उनको बैन कर दिया गया। मगर बड़े गाड़ियों को बैन नहीं किया जा रहा। एक घर में एक गाड़ी का सिस्टम रखना चाहिए। एक घर के अंदर 8 गाड़ी, 9 घर के अंदर लोग हैं तो 9 गाड़ियाँ उनको अलाउट किए जा रहे हैं और उनको रजिस्ट्रेशन फिर रात और दिन और 0 इंटरेस्ट के ऊपर बैंक्स लोन दे रहे हैं और लगातार गाड़ियां रोड पे आ रही है। उससे ये ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ना कि फुटपाथ पे। फुटपाथ पे कारोबार करने वाले आज से नहीं, कुतुबशाही दौर से लेके आज के दौर तक फुटपाथ ही कारोबार हुआ, वहाँ से ही लोग। आप नाजरीन को भी जानना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी शुरुआत से ही देखते हैं कि आप तरकारी और फ्रूट जो है आप फुटपाथ से ही लिए, या घर तक ला के दिया वो, या आप जाकर लिए उसके पास से, मगर कभी आप कोई शोरूम पे जाके तरकारी और फ्रूट नहीं खरीदे। और आज भी हम नहीं खरीदते हैं वही जो से, मगर वो लोग नहीं बढ़े, उनकी जगह ये गाड़ियाँ बढ़ने से और उनको नाम दे दिया गया फुटपाथ। फुटपाथ वाला रोड से क्या था, लोग फुटपाथ पे थोड़ी बड़ी गाड़ी चलेंगे। ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम असल जो है वो है मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े गाड़ियाँ हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में एंट्री ले लिए, डिस्ट्रिक्टों में एंट्री ले लिए और लोगों के पास पैसे की इजाफे की तरह में आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी वो रोड पे चलाए, उससे अपने आप को बड़ा आदमी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए ही ये ट्रैफिक, इसके प्रॉब्लम। अगर मेट्रो उसका एक अल्टरनेट है और मेट्रो के अंदर कोई BMW गाड़ी वाला तो मेट्रो में बैठेगा नहीं, टोयोटा गाड़ी वाला तो मेट्रो में बैठेगा नहीं। अब बैठेगा कौन? कि गरीबी बैठेगा। जो ऑटो वाले का नुकसान होगा, रिक्शे वाले का नुकसान होगा, जो RTC वालों का नुकसान होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका अल्टरनेट बना है, उससे हटके तरक्की बड़ापन आएगा, वो आएगा। सिर्फ आवाम को जल्दी पहुंचने के लिए एक स्पीड रोड पे ले आके छोड़ने की चीज़ है मेट्रो, और जिसको आवाम यूज़ कर रही है, अच्छी चीज़ है, हम उसको अपोज भी नहीं कर रहे। होना चाहिए, अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्योंकि मगर उससे पहले ये मल्टीनेशनल कंपनी के जो बड़े बड़े ब्रांडेड गाड़ियाँ आ रहे हैं, इन पे एक लगाम लगना चाहिए और इनको रोज़ाना के आज से 500,000 जो गाड़ियाँ निकलते हैं उनके हिसाब से रोकना चाहिए। अगर हर उसमें 3 लाख गाड़ी अगर शहर में आते रहेंगे तो हिसाब लगाइए साल में कितने होंगे। अगर 10 साल का यही हाल रहा तो शहर पे एक इंच ज़मीन भी गाड़ियों से हट के रहने की वास्ते जगह नहीं रहेगी। यही कहना है मेरा। तो हॉकर्स का ज़िंदगी पे इसका क्या असर? हॉकर्स की ज़िंदगी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लैंड ऑर्डर और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आप जब भी जाके पूछेंगे कि आवाम में ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से पूछेंगे, आप ACP से पूछेंगे ट्रैफिक, तो बोलेंगे वो हैकर्स के आने से रोड पे ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा। कभी ये नहीं बोलेगा उन्हें कि मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े गाड़ियाँ टोयोटा आप देखेंगे। और शहर पे आप सर्वे करके, मैं हर नाजरीन को बोलूँगा, एक नज़र आप रोड पे डाल के देखिए कि उसमें एक बंडी वाला, जहाँ पर रोड जाम होती है, एक बंडी वाला नज़र नहीं आएगा, एक हॉकर नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर मल्टीनेशनल गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर से लेके
4 व्हीलर तक बड़े बड़े गाड़ियां ही आपको नजर आएंगी जहां ट्रैफिक जाम होती है, और इल्जाम लगाते हैं बेचारे गरीब पे, क्योंकि आसानी से गरीब मिलता है कि गरीब को ये बोल दो और ट्रैफिक का पूरा इल्जाम उसके सर पे डाल दो। ये क्योंकि टोयोटा को नहीं बोल सकते ये लोग, BMW को नहीं बोल सकते ये लोग, मर्सिडीज को नहीं बोल सकते ये लोग बोलेंगे किसको? बंडी वाले को। मैं चाहूँगा कि बंडी वाले को इल्ज़ाम लग, क्योंकि गरीब के पर आसानी से इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो BMW के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो टोयोटा, मैं चाहूँगा कमिश्नर पुलिस से कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि पहली फुर्सत में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप वहाँ पर बैंड लगाए जिसके पास 4-4, 8-8 गाड़ियाँ हैं। वो गाड़ियाँ जिस दिन बंद होंगे तभी जाके शहर में ट्रैफिक का निज़ाम सही हो सकता। ठीक, कई मरतबा ऐसा हुआ हॉकर्स और हुकूमत के दरमियान में तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई, तो आप किसको तरजीह देंगे उस मौके पे? साहब, मैं अवामी सुम क़ब्ल में फुटपाथ पे कारोबार करने वालों का लीडर हूँ, मैं गरीबों का लीडर हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं हम वालों का, हाकर का, क्योंकि हम तेलंगाना की जद्दोजहद जो लड़ाई लड़े वो गरीब के हुकूक़ के लिए लड़े। हम कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए नहीं लड़े और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सपोर्ट। तेलंगाना में नाइंसाफ़ी गरीब के साथ हो रही है, इसीलिए हम आंध्रा वालों के जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाने का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाकर हम लोग लड़े। और आज अगर सरकार फिर से गरीब के ऊपर, जबकि आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने जियो 11 जारी करते हुए कहा कि किसी फुटपाथ पे कारोबार करने वाले को ना सताया जाए, उसके नाम पे नहीं जाना चाहिए, पुलिस वाले हरासमेंट नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ CM साहब लिख के देने के बावजूद, क्योंकि हमारे पास शहर के अंदर पुलिस की ज़्यादती बढ़ी हुई है और सुनवाई कम है, इसीलिए से, और ख़ास तौर पे मैं बारहा हमारे होम मिनिस्टर साहब की भी, महमूद अली साहब के भी सामने लेके आया कि भाई अवाम को इस तरह से सताया जा रहा है, हाकर्स को सताया जा रहा है। KCR साहब जियो जारी करने के बावजूद भी जियो को नज़रअंदाज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, उनको बिल्कुल हरासमेंट किया जा रहा है। मेहदीपट्टनम का वाक़या है साहब कि एक बंडी बनाने के वास्ते 30 से 35 हज़ार रुपये एक हाकर कर्जा लेके 10% इंटरेस्ट पे लेके आके बनाता है, और इंस्पेक्टर आके एक अपनी गाड़ी लेके आके, किरण लेके आकर फुटपाथ पे रखी हुई बंडी को आर्मी की इजाज़त से लेकर हम फुटपाथ पे रखे, आर्मी वाले आके बिठाए कि यहाँ पर रह के करना। फुटपाथ पे ऊपर चढ़ा हुआ है जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है ट्रैफिक का, वहाँ पर जाकर किरण से लाकर उसको तोड़कर सामान उठाकर लेके चले जाते हैं। जो गन्ने की बंडी का उसका बिशिन खोल के ले आके सर्कल रख लेता है, उसकी शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट तक करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर लिख के एक्शन लेने के लिए कहती है इंस्पेक्टर को। इतनी ज़्यादती बढ़ रही है और वो ज़्यादती के ख़िलाफ़ मैं बराबर एहतजाज करते रहूँगा, चाहे इसके वास्ते मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि मैं बेसिकल तरीके पे मैं स्ट्रीट वेंडर, हॉकर्स, हमाल और मज़दूर, कंस्ट्रक्शन लेबर, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैं इनका लीडर हूँ और इन्हीं का लीडर रहने को तरजीह दूँगा। सिटविन चेयरमैन की हैसियत से आपने 2 साल तक काम किया, तो उसमें उस दौरान आपने क्या कारनामे सिटविन के लिए क्या काम किए? मैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ट्रीट फूड के ऊपर हम लोग भीमास का एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंडियाँ आज भी चल रहे हैं बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए। मैं और भी कई प्रोजेक्ट्स के लिए, और RTC जो लॉस में चल रही है उसी के नाम में सिटविन भी हमारी 100 बसेस चलाती है सिटी में। और इन 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल सकता हूँ कि हम एक साल में हम 80 से 90, एक साल में 90 लाख रुपए और दूसरी साल में करीब 1 करोड़ के करीब प्रॉफिट में आए हम। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वो ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रॉफिट में लाया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तमाम डिपार्टमेंटों में हमारा सिटविन वाहिद डिपार्टमेंट है जो हुकूमत के पैसे के ऊपर, हुकूमत से बिना किसी ज़्यादा पैसा लिए के हमने अपने पैसे के ऊपर, अवामी पैसे के ऊपर 1 करोड़ रुपए हम कमा सके और कमा के अपनी सिस्टम में जमा कर सके। मैं चाहूँगा कि आवाम की खिदमत के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि RTC भी अगर दूरअंदेशी से देखा जाए तो RTC भी मेरा चैलेंज है कि 2 से 3 साल के अंदर अगर RTC को अगर दानिशमंदी से अगर काम लिया जाए, 3 साल में प्रॉफिट में आ जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का वाहिद ऑर्गेनाइजेशन RTC रहेगा जो आज 2,500 करोड़ का लॉस में जाता है हर साल। इसको रोकना चाहिए, उसको प्रॉफिट में लेके आने के वास्ते जदोजहद करना चाहिए, ये मेरी सोच है। अभी आप बहादुरपुरे के उम्मीदवार बनने के बाद सिटविन से इस्तीफ़ा दिए, आगे की हिकमत अमली आपकी अब क्या है? मैं
आवाम के अंदर काम कर रहा हूँ और आगे की हिकमत अमली ये है कि आली जनाब की चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना से हमेशा मिनॉरिटीज़ के अंदर गौर व खुश करे हैं और मुझे हमेशा पार्टी के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स लेबर डिपार्टमेंट में दिए हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट का एक चेयरमैन के हैसियत से मुझे बनाया है। मुझे यकीन है कि आइंदा भी अगर पार्टी और हुकूमत को मेरी ज़रूरत है काम करने की, खिदमत करने की, तो मुझे यकीन है कि मुझे कुछ ओहदे से नवाजा जाएगा और जो भी ओहदा मुझे मिलेगा उसको मकसद ये है कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश मेरी जारी और सारी रहेगी और आवाम के साथ हूँ मैं, आवाम के साथ रहने की मेरी आरज़ू है। बस सियासत टीवी के नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सियासत टीवी के नाजरीन से एक ही कोशिश करूँगा कि आप लोग हमेशा जो भी चीज़ हकीकत पे मुबनी जो चीज़ है उसके तरफ गौर किया करें। मैं क्योंकि हमारे पास आजकल लीडर्स जो हो गए वो लीडर्स कम और मनी मेकर्स ज़्यादा हो गए। हकीकी लीडरों को जाने पहचाने आप। मैं बार बार कहता हूँ हर एक शख्स से, कोई भी लीडर को देखे तो पहले उसकी माशियत की तरफ ज़रूर गौर करें। मैं पिछले 35 साल से एक लीडर की हैसियत से हूँ। मैं आज तक अपना एक ज़ाती घर नहीं बना सका। तो बात लीडर ये भी सुनने में आया कि आप इलेक्शन की मतलब पार्टी के प्रमोशन के लिए पुराने शहर में इलेक्शन लड़ने के लिए अपने घर खुद बेचे। मेरे को मेरे वालदा की तरफ से जो मुझे जायदाद मिली थी, मेरे वालिद की तरफ से जो मिली थी, और ये सारे चीज़ों की कुर्बानी दे रहा मुझे और फ़ख्र है मुझे। ऐसे नहीं कि मैं तेलंगाना के लिए और तेलंगाना हासिल करने के लिए अपने आप को जो कुछ भी कुर्बानी दिया वो मेरा फ़र्ज़ है, किसी पे एहसान नहीं किया मैं। क्योंकि एक बहैसियत मेरी कौम के लिए कल के दिन अगर आवाज़ उठी तेलंगाना रियासत बनाने के लिए कौन कौन काम में आए तो हमारी कौम की तरफ से एक मेरा भी नाम आएगा, मेरी कौम शर्मिंदा नहीं रहेगी, यही मुझे फ़ख्र है। मैं साथ ही साथ कहता हूँ कि नाजरीन को कि आप लोग हकीकत के ऊपर ज़रा बराबर तवज्जो दें और जो लीडर कुछ काम नहीं करता, मेरे अपने आप को ही बताता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप की तरफ से मेरे आबो अजदा की 100 एकड़ ज़मीन है, वहाँ से कुछ आ गया तो कुछ बिक सकता है, ज़्यादा बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, अच्छी ज़िंदगी चलती है, सरकार घर दे डाली, सरकार गाड़ी दे दी, चला ले रही। मगर उससे हट के एक लीडर जिसकी किराने की दुकान नहीं है, पान का डब्बा नहीं है, लकड़ी की टाल नहीं है, ना कोई होटल के कारोबार है और ना ही कोई बड़ा बिजनेस है, उसके बावजूद तो रात रात मिलियनर बन जा रहा, अरबपति खरबपति बन जा रहा और उसके मुकाबले में काम करने वाला एक मजदूर है, रोड पे काम कर रहा है तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है, कारोबार करना पड़ रहा, पान का डब्बा चलाना पड़ रहा, होटल चलाना पड़ रहा, कुछ करके उसकी ज़िंदगी चल रही है। तो हम उनमें बराबर गौर करें कि ये शख्स कौम की खिदमत कर रहा है या कौम को लूट रहा है। तो रहबर जो होता है वो कौम की रहबरी करता है, रैज़न जो होता है वो कौम को लूटता है। रहबर और रैज़न में आप बराबर गौर करके आप मुतालबा करके आप रहबर का साथ दें, रैज़न का साथ ना दें, ये मेरा कहना है। ये थे मीर इनायत अली बाखरी जो अपने सियासी और समाजी सरगर्मियों से हमें वाकिफ़ करवा रहे थे। आमने सामने के अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर दोबारा हम पेश होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।